अच्छा अच्छा बोलना है भाई, कोई पाबंदी नहीं है, कोई कदगन भी नहीं है, लेकिन बात यह है कि जब इन मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू हो रही हो जो मईशत से ताल्लुक़ रखती हों तो खालिसतन तनकीद मज़ेदार नहीं रहती। अगर मैं सिर्फ़ ये कहूँ कि हुकूमत की माशी पॉलिसियों को मैं बॉक्सिंग बैग बना लूँ और मैं उन पर मुक्के बरसाना शुरू कर दूँ, मैं घूंसे मारूँ, लाते मारूँ, आप लोग तालियाँ तो बजाओगे लेकिन फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा। अगर मईशत को बेहतर करना है तो मौजूदा हालात को असेस करके कोई तरीका कार निकालना पड़ेगा कि भाई अब मामला ठीक कैसे होंगे। सनत का शोबा कोई मजाक नहीं है, पूरे पूरे मुल्क सनतें चलाती हैं, एक एक कंपनी पूरे पूरे मुल्क की मईशत से ज़्यादा बड़ी है। नहीं आया यकीन? खोलो गूगल, उल्टी सीधी चीज़ें तो सर्च करते रहते हो, ये सर्च करके देखो कि एप्पल कंपनी का मजमूई मुनाफा कितना है सालाना। आप डेढ़ अरब डॉलर के लिए आईएमएफ की किन किन मांगों को पूरा करने में लगे रहते हो। एक आपको बता रहा हूं, सिर्फ एक बोइंग कंपनी देख लो जो जहाज बनाती है, इनका अगर आप देखो सालाना आमदन कितनी है, मुनाफा कितना है, कंपनी के असासे कितने हैं, तो आप हिल जाओगे। पूरे पाकिस्तान से ज्यादा बड़ी कंपनियां हैं ये। सैमसंग कंपनी पूरे पाकिस्तान की मईशत से ज्यादा बड़ी कंपनी है। पूरे पाकिस्तान से ज्यादा बड़ी मईशत अमेरिका की एक रियासत कैलिफोर्निया की है, और सिर्फ हमसे ही बड़ी नहीं है। कैलिफोर्निया अगर एक मुल्क होता तो शायद लोग कहते हैं कि पहले 10 ममालिक के अंदर फिर उसकी फहरिस्त में नाम आता मईशत के तौर पे, एक अमेरिकी रियासत एक। तो आप देखो कि सनतें, कारोबार आज मईशत का इतना बड़ा हिस्सा है, बैनुल अक़वामी मईशत का। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। तारुफ कराता हूं जनाब मिर्ज़ा इफ़्तिख़ार साहब, साबिक सीनियर नायब सदर FPCCI रहे हैं। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। बहुत शुक्रिया नासिर। सर, सनतों के शोबे के मुतालिक आपसे बात करनी है, लेकिन मुझे लेनी है एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आऊंगा, फिर आपसे इस मौजू पर गुफ्तगू जारी रखूंगा। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मिर्ज़ा इफ़्तिख़ार बेग साहब। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने मिर्ज़ा साहब एक बात की, यहाँ एक एक सनत पूरे पूरे मुल्क की मईशत से ज़्यादा बढ़ी है। आपके मुल्क में सनत के ऊपर कितनी तवज्जो है, बताएं आप। देखिए, पहली चीज़, जिन कंपनियों के आपने नाम लिए और जिन ममालिक के आपने नाम लिए, उनका कोई कोरिलेशन हमसे बनता नहीं है नासिर। ये नासिर हुसैन साहब, आपके लिए मैं एक पॉइंट बतलाऊँ, यहाँ से आगे चलेंगे। वो कंट्रियाँ हैं जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग और हाई टेक टेक्नोलॉजी को और IT को उन्होंने प्रायोरिटी दी, और उसका फिर एक रोड मैप लेके, पॉलिसीज़ ला के, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी ला के, आज उनकी एक एक कंपनी आपके मुल्क इकॉनमी से बड़ी है। लेकिन आपने अपनी जो एग्जिस्टिंग सनत थी उसको भी फ़रोग़ नहीं आने दिया। मैं बात शुरू करूंगा, इस साल बजट में आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ -2.4% थी, यानी आपकी ग्रोथ मनफी थी। नया बजट का जो टारगेट आया 2020 और 21 का, उसमें मैन्युफैक्चरिंग को दिया है ग्रोथ टारगेट 0.7%, 1% भी नहीं है, 0.7%। इसके मायने हुकूमत ने खुद हाथ खड़ा कर दिया है मुतवक्के है कि मैन्युफैक्चरिंग में हमारी 1% भी ग्रोथ नहीं होगी, लिहाजा इसमें जान नहीं है। वो समझ रहे हैं कि इतनी जल्दी एक्सपोर्ट दोबारा रिवाइव नहीं होंगी, जॉब क्रिएशन नहीं होगा, नए इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगे। तो आप जब एज ए पॉलिसी ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपकी सनत जो है आने वाले वक्त में जमूद का शिकार रहेगी, डिप्रेस रहेगी, तो वो एक बड़ा मनफी मैसेज जाता है। आप इस हुकूमत की कारकर्दगी को कहें, अगर 2 साल की पूरे हुए, तो मैं बड़ा कैंडिडेट बात करता हूँ। आप 8, 10, 15 साल से मुझे जानते हैं, जो ब्लैक को ब्लैक और वाइट को वाइट। इन्होंने कुछ चीज़ें में फेल हुए ये, और उन 2 सालों में जो चीज़ें फेल हुए हैं उसमें महंगाई दुगनी हुई है, 100% बढ़ी है। यानी अगर 7 रुपये की रोटी थी तो 15 रुपये की हो गई, 10 रुपये का नान था तो 20 रुपये का नान हो गया, दाल की कीमत 100% बढ़ी है। एक चीज़। दूसरी चीज़, इनकी जो है मार्कअप इन्होंने जो बढ़ाना शुरू किए थे 13.25% पॉलिसी रेट,
वो जाके आगे बैंकों से 16% पे हो जाता था। उस पर कोई नई सनत नहीं लगी, बल्कि आपको अपने लोन की जो मार्कअप की सर्विस करना मुश्किल हो गई। रुपये को आपने डिवैल्यू करा अनस्टेबल कि एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी और 168 रुपये पर आ गया, लेकिन एक्सपोर्ट नहीं बढ़ नहीं, इसके माने ये है कि फिर मैं आपका पीपल्स पार्टी वाला तारुफ कराऊं ना? नहीं नहीं नहीं, अब मैं तो उनकी आप अच्छाई भी बतला सनतदार नहीं, आप पीपल्स पार्टी के मेंबर बन गए। नहीं, मैं आपको अच्छाई भी बतलाऊंगा। अच्छाई में जैसे उन्होंने कोविड-19 जो है उसको बड़ी अच्छी तरह से हैंडल किया है। आईपीपीस के साथ जो करप्शन के मामले थे, रिवाइज एग्रीमेंट किया है। 13 ने साइन कर लिया है, 6 ने और साइन करना, 19 ने जो साइन करा है 500 अरब रुपए सालाना आपको उसको बच जाएंगे। 104 अरब रुपए नेपरा के थ्रू ये आईपीपीस पे करेगा। डॉलर से डीलिंग कर दिया, जो मुनाफा पहले डॉलर में पे होता था। कैपेसिटी सरचार्ज पे भी रिवीजन हुआ है। ये बात बहुत अच्छी है। और अब सर्कुलर डेट को भी अब तो शरह मुनाफा कम कर दिया कर्जों पर, उस पर अब आपका यूनिट हो गया 14 रुपए फी यूनिट। पहले आपको पता था क्या था? 24 रुपए 80 पैसे फी यूनिट, 10 रुपए फी यूनिट। तो आप ही लोगों के लिए हो रहा है, हम लोगों के लिए तो नहीं हो रहा, आवाम के लिए। हम तो एक जनरल बात आज आपसे करना चाह रहे हैं। तो ये अच्छी चीज़ें भी हैं जो इस हुकूमत ने की हैं। फॉरेन पॉलिसी में हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन नज़र आता है। उसमें सऊदीया नाराज़ है, उसमें यूएई नाराज़ है। इस पर मुख्तसरन बात हो जाए। हाँ, बड़ी अहम बात है। हमने मुबारकें ली आगाज़ में इस साल के। आप भी आए प्रोग्राम के अंदर। 12 अरब यूएस डॉलर का आपने कहा जी प्रोग्राम है, अगर मुश्तरका तौर पर देखा जाए तीनों ममालिक से। बिल्कुल सही, ठीक है जी। लेकिन इवेंचुअली क्या होता है, आज वो जेपरडाइज हो जाता है एक गैर जिम्मेदाराना बयान की वजह से। किसने दिया, मैं अब इसकी जानिब नहीं जाता। एक गैर जिम्मेदाराना बयान। और मतलब ये कि मैं ये नहीं समझ पा रहा कि जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी यही कहा था कि मुस्लिम उम्मा के साथ ताल्लुकात फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं, तो आप दूसरों को अपने भाई भाई बना रहे हैं, किसी और को अपना आयरन ब्रदर बना रहे हो। आप अब मुस्लिम उम्मा को भूल गए हो। वैसे तो हर बात में उम्मा उम्मा कर प्यारे, उम्मा उम्मा, तो अब नहीं। आपकी बातें बड़ी दिलचस्प होती हैं, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन एक आदमी का बयान, उसके बाद फिर उन्हीं के कैबिनेट के दूसरे वजीर की उसमें कंट्रडिक्शन जिस तरह से आया है, मैं परेशान हूँ। फॉरेन पॉलिसीज़ के मैटर जो हैं वो इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कैबिनेट के बाहर या किसी कोविड के फंक्शन के बाहर डिस्कस नहीं होते। वो फॉरेन पॉलिसी का प्रोग्रेटिव होता है। एज ए हुकूमत की पॉलिसी के तौर पे वो एक बयान दे और वो फिर हतमी बयान, एक फाइनल बयान जो है वो समझा जाता है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू को जाएंगे। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू जारी है। ब्रेक पे जाने से पहले सनत के मुतालिक बात हो रही थी, शुरू हुई गुफ्तगू तो मुझे ऐसा लगा जैसे बेग साहब दोबारा से पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्तगी वजह से हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने अच्छे नुकात भी हमारे सामने रखे। हुकूमत ने चंद अच्छे काम किए हैं जिनकी तारीफ़ करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने किया, तवानाई के शोबे के मुतालिक भी बात की। मेरे ख्याल अलाउद्दीन मरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। चेयरमैन है लॉ एंड ऑर्डर कमेटी FPCCI के और साबिक वजीर आला भी रहे हैं बलूचिस्तान के। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। थैंक यू सो मच अली भाई, बहुत शुक्रिया जी। अलाउद्दीन मरी साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, बुनियादी तौर पर आज हम यही सोच रहे हैं कि जनाब 2 साल हुकूमत के हो गए हैं, तो शोबा सनत व तिजारत के मुतालिक आप अपना एक जायजा पेश करें ताकि नाजरीन को पता लगे आपकी क्या इसके बारे में राय है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच अली भाई, आपने मुझे लाइन पे लिया इस इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर। और जब उस मौके पे जब गवर्नमेंट अपनी 2 साल टेनओवर पूरा कर रही है, आप मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं, तो बहरहाल अगर बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से बात की जाए, बेसिकली गवर्नमेंट की शुरू के तो आप भी समझते हैं, हमेशा से आप एंकर रहे हैं, बलूचिस्तान पाकिस्तान की सियासत पे, इकोनॉमी पे आपकी नजर रही है। जो भी गवर्नमेंट पहले आती है, पहले साल में तो उससे परफॉर्मेंस की हम तवक्को कम ही रखते हैं, क्योंकि चीजें पिछली गवर्नमेंट की तरफ से इतनी बिगड़ी हुई होती हैं कि उनको संभालते हुए उनको काफी टाइम लग जाता है। तो पहला साल तो आप उसके बारे में पूछ भी नहीं सकते हैं। जो सेकेंड ईयर है उसमें आपके सामने कोविड-19 का इशू आया, एनर्जी प्राइसेस के ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे स्टैंड लिए। अभी आपके सामने IPPs के साथ इन्होंने रिविजिट किए हैं सारे अपने मुआहिदों को, ये एक बड़ी ख्वाहिश चीज है। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपको मुझसे ज्यादा अच्छा नॉलेज होगा कि तकरीबन 7% 6% के करीब कमी आई है, इससे काफी बेहतर हुआ है।
और इस वक्त अगर मैं कोविड के ऊपर बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सिचुएशन कोविड में ऑल ओवर द वर्ल्ड काफी बेहतर रही है। अल्लाह की तरफ से एक खुसूसी रहमत हमारे ऊपर हुई है। अभी हमारी इंडस्ट्री भी खुलनी शुरू हुई है और साथ साथ जो जिन मुल्कों में अभी तक इंडस्ट्री सही रन नहीं कर रही है उनकी जो स्पेस मार्केट में मौजूद थी, इसके अलावा इसके हवाले से पाकिस्तान को काफी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। आपके सामने फिगर्स भी आ रहे हैं कि इस 2 महीने में हमारे एक्सपोर्ट में भी कुछ इजाफा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अच्छे इंडिकेटर्स भी आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ अगर डॉलर की प्राइस देखा जाए या हमारे रिजर्व के हवाले से या हमारे जो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से अभी आपके सामने सऊदीया के साथ या बाकी IMF के प्रोग्राम में काफी डिले हुआ है, उसकी वजह से कुछ चीजें डिले का भी शिकार हैं। बहरहाल इंशाल्लाह हम उम्मीद हैं कि आने वाला साल जो कि ये स्टार्ट हुआ है जून के बाद, जिसमें इंशाल्लाह हमें अच्छे नतीजे मिलेंगे। अच्छा अलाउद्दीन मरी साहब, यहाँ ब्रेक पे जाने से पहले हम छोटी सी बात कर रहे थे हमारे यहाँ मुल्क में सिफारतकारी और डिप्लोमेसी के मुतालिक। आपके ख्याल से हुकूमत की इसके मुतालिक, क्योंकि लोग तो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को भी उसके साथ जोड़ देते हैं, लेकिन ये $12 बिलियन का जो पैकेज साल के आगाज के अंदर हम हुकूमत को मुबारक देते रहे, वो मुबारक लेते रहे, उसको जो जेपोडाइज किया गया, आपके ख्याल से ये इसको क्या दोबारा से फिक्स कर सकते हैं? देखिए अली भाई, आप इकोनॉमी को सफारतकारी से दूर रख नहीं सकते हैं, क्योंकि बिजनेस डिप्लोमेसी एक मेन बेसिकली आपने अपने मुल्क के ताल्लुकात को बेहतर करने के साथ साथ अपने मुल्क की इकोनॉमी को भी प्रमोट करना होता है। नए एवेन्यूज तलाश करने पड़ते हैं आपको। हमने काफी मरतबा हमने लास्ट टाइम FCCCI में शाह महमूद कुरैशी साहब को दावत दी, वो आए, उनको हमने पुरजोर तरीके से अपील करके उनको बताया कि हमारे जितने भी फॉरेन मिशन हैं उन पे आप डिप्लोमेट के बजाय बिजनेस कम्युनिटी के लोग एज ए ट्रेड कमिश्नर भेजें, ताकि वो नए एवेन्यूज हमारे लिए, नए मार्केट मुख्तलिफ जगहों में, अफ्रीका में बहुत सारे नए एवेन्यूज मौजूद हैं जहाँ पे काम पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर कोई काम नहीं हो सका। अभी लास्ट दिनों में आपने प्राइम मिनिस्टर का एक बयान भी देखा होगा कि मैं अपने फॉरेन पॉलिसी की तरफ से काफी कोशिश करता रहा हूँ, मेरा फॉरेन मिनिस्टर करता रहा है, लेकिन चूंकि अगेन दोबारा जो सफारतकार हैं वो आपको पता है सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो ब्यूरोक्रेट तो वैसे ही अपने तनख्वाह के हिसाब से उसी तरह ब्यूरोक्रेसी चक्कर में डाल के ही काम करते हैं, आराम से बैठे हैं, अपना प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, अपना टर्नओवर गुजार रहे हैं। यानी वो डिलीवर अभी तक उस सिलसिले में नहीं कर पाए। आप हमारे साथ ही रहिए। अलाउद्दीन मरी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने एक नया जाविया भी दिया है, खैर वो तिजारत के शोबे के हिसाब से है, लेकिन मैं बेग साहब आपकी जानिब दोबारा से आता हूँ। अब बात यह कि जब सनत की बात होती है तो लेट्स नॉट फॉरगेट, हमने सबसे अहम बात यह की थी कि जनाब CPEC मंसूबा जो है वो तिजारत और सनत के शोबे में एक नया इम्पटस लेकर आएगा। आप मुझे ये बताएं उसकी वजह से नई सनतें कितनी लगी हैं, ये मुझे ज़रा जानना है प्लीज़। मासूम साहब मैं बच्चा हूँ, ज़रा आपसे जानना नहीं, ये CPEC का जो मंसूबा था ये गेम चेंजर इसको कहा गया, बल्कि ये भी कहा गया है कि इट विल चेंज द डेस्टिनी ऑफ द नेशन, ये मुल्क की तकदीर बदल देगा। ग्वादर को उसका झूमर कहा गया और हम उसमें पूरी तरह से गवर्नमेंट के सपोर्टिव से, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, जब मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था, थ्रू आउट सपोर्ट किया हुकूमत को। डेलीगेशंस जो आए, हम काम कर रहे थे चाइना के साथ रिलोकेशन ऑफ इंडस्ट्री इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं 9 हैं, हर सूबे में 2-2 हैं और एक गिलगित बल्तिस्तान में। उसमें चाइना से वो इंडस्ट्री जो लेबर इंसेंटिव्स है वो यहाँ मुंतकिल करना चाहते थे। सर ये तो 2014 की बात हो गई ना, आज तो 2020 चल रहा है, अभी कहाँ है? लेकिन ये बात कहते हुए मैं बिल्कुल नहीं हेजिटेट करूँगा कि कोविड-19 के दौरान CPEC की रफ्तार सुस्त हो गई। CPEC के मंसूबों में वो तेज़ी, वो एग्रेसिवनेस नज़र नहीं आई और वो CPEC के मंसूबे मुझे लगता है कुछ बिहाइंड शेड्यूल चले गए। अब ये CPEC अथॉरिटी बनी है, जनरल सलीम बाजवा साहब को उसके चेयरमैन बनाया है। मैंने कॉलम लिखा था पिछले हफ्ते, उसमें सलीम बाजवा साहब को मुखातिब करके मैंने कहा था कि आप वो जो डिले हुआ है उसके ये माने ना जाए वहाँ पे कि हमारा इंटरेस्ट कम हुआ है, आप उस पेस को बढ़ा के CPEC के मंसूबों को पूरा करें। और उस पर एक जुमला कह के बात करो, मैंने उनसे कहा था कि दुनिया में अपॉर्चुनिटीज रुकी नहीं रहती। ईरान से साथ चाबार का जो चीन का गठजोड़ हुआ है और जो पैक्ट हुआ है, सर इस पर तफसीली बात करते हैं ब्रेक के बाद। अलाउद्दीन मरी साहब वज़ीर आला बलूचिस्तान भी रहे हैं, आप हमारे साथ रहिएगा, हम ब्रेक के बाद वापस आके इसी मौजू पर गुफ्तगू जारी रखेंगे। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। मैं असल में किसी चीज़ का ना पीछा नहीं छोड़ता, इसीलिए ज़्यादा मैं इस बारे में मशहूर हो गया हूँ।
तो वो सीपेक के मंसूबे के मुतालिक लोगों ने बात करना छोड़ दी, लेकिन मैं ज़रूर बात करूंगा। तो हमारे साथ बड़ी अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, टेलीफोन लाइन के जरिए हमें ज्वाइन किया हुआ है अलाउद्दीन मरी साहब। वैसे तो चेयरमैन हैं लॉ एंड ऑर्डर कमेटी के FPCCI के, लेकिन इस माजी के अंदर वज़ीर आला भी रहे हैं बलूचिस्तान के, और सीपेक का चूँकि मौजू उठा तो इनकी अपनी मुनफरिद राय है, इनकी जानिब जाता हूँ। मैं चाहूँगा सर थोड़ा सा आप बताएं कि सनत व तिजारत के हिसाब से रियलिस्टिकली मुझे ये बताएं कि अभी डेवलपमेंट फेज कहाँ पर है सीपेक का, और वो जो 64 अरब डॉलर जो आने थे इन टोटलिटी, उसमें से कितने जो हैं वो सनत के अंदर लग गए हैं? जी अलाउद्दीन मरी साहब। उसमें कहा कि बाकी सब ने उस पर बात करना छोड़ दिया है, आपने नहीं छोड़ा है। एक आपने नहीं छोड़ा है कराची के लेवल पे, नेशनल लेवल पे, और बलूचिस्तान में मैं सारा दिन सीपेक का डोल पीट रहा होता हूँ। और मुझे जिस तरह की तरीके से इसके शुरुआत में 2013 में उम्मीदें थी, उससे ज्यादा अभी मुझे उम्मीदें उससे वाबस्ता हुई हैं कि जनरल बाजवा साहब की सूरत में आसिम सलीम बाजवा साहब जो आए हैं हमारे सीपेक अथॉरिटी के चेयरमैन, मेरी उनसे मुलाकात भी रही है। और मैं जब बलूचिस्तान में वज़ीर आला रहा उस वक्त वो सदरन कमांड की हैसियत से यहाँ पे काम कर रहे थे, तो लिहाजा मेरा उनके साथ काफी इंटरेक्शन रहा है। बड़े विलिंग और कमिटेड आदमी हैं, और सीपेक पे और बलूचिस्तान पे स्पेशली उनकी नजर भी रही है बहुत गहरी। देखिए ब्रदर, मैं हमेशा से शुरू से भी आपसे काफी दफा मेरी बात हो चुकी है, इस दफा नेशनल टीवी पे आपके तवस्सुत से, आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से तमाम पाकिस्तान की आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए एक सर्वाइकल की एक वाहिद जरिया है जिससे हम तरक्की की राहों पे चल सकते हैं, अगर हम इसको कोई अच्छी तरीके से अवेल कर सकें। आप देखें जैसे बेग साहब ने बताया कि अब उसके फेज 1 में बजाय ये कि आप नई इंडस्ट्री लेकर आए, आप चाइना से जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसको रीलोकेट कर दें। अपने इंडस्ट्रियल जो आपने पार्क बनाने हैं या जो ये फ्री जोन या इकोनॉमिक जोन बनाने हैं, इसमें इनिशियली स्टार्ट करके फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम शुरू किया जाए, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट बनाए जाएं। स्पेशली अगर मैं बलूचिस्तान की बात करूँ तो यहाँ पे 2 इकोनॉमिक जोन तो डिक्लेयर कर दिए गए हैं, लेकिन उन पे अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कंप्लीट हुआ है, ना लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस है। लेकिन अगर कोई इंडस्ट्री यहाँ पे रीलोकेट होती है तो उसको रन करने के लिए हमें उनके लेबर स्किल्स की सख्त जरूरत पड़ेगी, तो उन प्रोग्रामों की बहुत सख्त जरूरत है। देखें इसकी तैयारी हमें बहुत पहले कर लेनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जैसी गवर्नमेंट चेंज होती है, हमारी पॉलिसीज, हमारी प्रायोरिटीज भी चेंज हो जाती हैं। दुनिया में 50 साल प्लान, 25 साल प्लान, 30 साल प्लान के ऊपर इकोनॉमी भी चलती है, मुल्क अपनी डायरेक्शंस भी तय करती हैं, चाहे हुकूमतें कोई भी हो, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज रहती हैं। हमारे मुल्क में एक बदकिस्मती हमेशा से रही है, गवर्नमेंट के चेंज होते ही तमाम पॉलिसीज रोल बैक हो जाती हैं, दोबारा नई गवर्नमेंट आती है, वो न्यू बेस के ऊपर उसको रिविजिट करती है, तो इसकी वजह से चीजें डिले होती जा रही हैं। इसमें 1 साल 2 लगे हैं, लेकिन अभी सीपेक अथॉरिटी का कयाम देख लें, या जो अभी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से मोटरवेज की तकमील देख लें, या ये फ्री जोन के ऊपर अब दाबीजी का फ्री जोन जो है सिंध में कराची के नजदीकी, वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन के फेज में है। गवादर में जो पोर्ट के अंदर फ्री जोन बना हुआ है उसका फेज 1 इन्होंने ओपन कर लिया है, उसमें बल्कि 3 से 4 इंडस्ट्री रनिंग हालत में आ गई है, और भी बहुत सारे लोगों को इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को भी वेलकम किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह अब मुझे उम्मीद है कि ये साल, मैंने जैसे आपसे ब्रेक से पहले भी आपको बताया कि ये साल काफी उम्मीदों का है। नेक्स्ट जून तक इंशाल्लाह हमें बहुत कुछ डेवलप होता नजर आएगा इंशाल्लाह। बड़ी आम बात आपने की, इनका ऑप्टिमिज्म है इस बारे में। ये देख लें बेग साहब, और कुछ चीज़ों के अंदर इन्होंने आपके साथ इत्तेफाक भी किया है यहाँ पर, और आपकी बात की तायद भी की है। अलाउद्दीन साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और बड़े फॉरवर्ड लुकिंग बिजनेसमैन हैं, बलूचिस्तान पे बड़ी गहरी नज़र है, और हमारी सोच सीपेक के ऊपर मोरलेस सेम है। अच्छा, अगर आप हुकूमती पॉलिसियों के मुतालिक बात करें, मेरा वक्त कम है, मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप मुख्तसरन ये बताएं कि अब आगे हुकूमत को कैसी माशी पॉलिसियाँ डिवाइस करनी चाहिए, फिर मैं कोशिश करूँगा मरी साहब से भी इस बारे में कंक्लूजन मेरे मार्क्स ले लूँ। जी बताइए। पहली चीज़ तो ये है कि आपकी सनत को रिवाइव करने के लिए अभी आपने एक पैकेज दिया है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का रिवाइवल के लिए, जिसमें आपने एमनेस्टी भी दी है और मराद भी दी है। बहुत अच्छा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में जब नए मकानात बनेंगे उसके साथ साथ उन्होंने डिमांड क्रिएट करने के लिए भी मॉर्गेज फाइनेंसिंग इंट्रोड्यूस कराई है स्टेट बैंक से 5% और 7% पे। खैर मकदम करता हूँ, लेकिन बाकी इंडस्ट्री को भी आपको रिवाइव करना है। मैं आज आपको एक छोटी मिसाल दूँ, SMEs का हमारे मुल्क में फ़रोग नहीं इसलिए हो सका कि आज अगर मैं या आप कोई नई सनत लगाना चाहते हैं तो गैस कनेक्शन नहीं है, उस पर मॉनिटोरियम लगा हुआ है, और अगर वो कनेक्शन देंगे तो LNG का देंगे जो वो महंगा है पंजाब वो तो आपके डॉक्टर आसिम अपने दौर में लगा है ना। एक चीज़ तो आप क्या बात कर रहे हैं नई सनत की, आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर
और यूटिलिटीज़ जो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है उनको तो कम से कम मॉनिटोरियम को ख़त्म करें। और अभी माया गैस की इंपोर्ट अलाउ कर दी है ना, तो हो जाएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड दें, जो एक सनत वहाँ पे पिछले 5 सालों से चल रही है, नई लगने वाले को भी उसी नर्क के ऊपर गैस की और बिजली का टैरिफ मिला जाए। ये सब चीज़ें नहीं है। रिफंड्स के लिए एक बड़ा मसला है, अभी बीच में शुरू हुए थे, लेकिन सेल टैक्स इनकम टैक्स के रिफंड जो है, रिबेट के रिफंड, DLTL के, वो फिर रुक गए और ये चोक कर दिया वर्किंग कैपिटल को। मैं फिर आपके प्रोग्राम से रिक्वेस्ट करूंगा, नए चेयरमैन CVR से, जावेद साहब से भी, और वहाँ मेरी बातचीत होती रहती है अबू बकर साहब और दूसरे जो रिफंड के इंचार्ज हैं, कि खुदारा इसको आप एक्सपेडाइट कराएं, लोगों के रिफंड्स दें। ये हमारा वर्किंग कैपिटल चोक हो गया है, उसकी वजह से अब आगे हमारे पास फंड्स नहीं है बड़ी अहम बात आपने उन की। सनतों को चलाने के लिए जो ऑलरेडी 30-40% कैपेसिटी पे बड़ी चल रही है। अहम बात आपने की है। मेरे पास थोड़ा सा वक्त है, मैं चाहूंगा अलाउद्दीन मरी साहब मुख्तसरन आप ये बताइएगा कि अब आगे चल के पूरे मुल्क के लिए कौन सी सनती और तिजारती पॉलिसी बेहतर रहेगी। जी अली भाई, मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, मुझे मकसद नहीं कीजिएगा, मुझे कम से कम 5 से 7 मिनट आपसे बलूचिस्तान पे बात करने दीजिएगा प्लीज। अभी रिसेंटली हमारे बलूचिस्तान का बजट पेश हुआ है जो तकरीबन 415 अरब रुपए का था। उसमें हमारे नॉन डेवलपमेंट के जो अखराजात हैं हमारे सूबे के, वो तकरीबन 295 अरब हैं। उसके बाद हमारे पास इतना वसी और अरीज सूबा जो कि पाकिस्तान का 46% है, अगर समंदरी पानियों को डाला जाए तो 51% बन जाता है। तो 51% सूबा आप सिर्फ 125 अरब रुपए में कैसे डेवलप कर पाएंगे, जो जिसमें अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़े, बेसिक नीड में पानी शामिल है, जिसमें साफ पानी है, हेल्थ है, एजुकेशन है, बहुत सारे सेक्टर शामिल है। उनको आप 125 अरब रुपए में एक साल में कैसे कर पाएंगे। मेरी बलूचिस्तान गवर्नमेंट के साथ भी वक्तन फवक्तन बात होती है। हमारे पास भी यहाँ पे जो अभी सिटिंग गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हैं, काफी विजनरी आती है, चीजों को बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन मेरी उनसे बार बार यही रिक्वेस्ट रही है कि आप हमारे बलूचिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ लेकर जाएं। आप मुझे बताएं अली भाई, जब आप गदून अहमदई को आज से 30 साल पहले स्पेशल जोन डिक्लेयर करके उसको इंसेंटिव दे सकते हैं, उसमें मशीनरी इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी फ्री कर सकते हैं, उसके सेल टैक्स और इनकम टैक्स के ऊपर उनको छूट दे सकते हैं, तो क्या बलूचिस्तान कोई किसी और मुल्क में वाक़िया है जो उसको ये चीजें नहीं मिल सकती हैं। हमारे पास एप्पल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर के ऊपर आते हैं, लॉट ऑफ एग्रीकल्चर एवेन्यूज आर देयर। उसके अलावा माइनिंग सेक्टर में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने वो ज़खायर बलूचिस्तान को दिए हैं जो पूरे पाकिस्तान को लेकर साथ चल सकता है। हम रॉ मटेरियल, आप मुझे बताएं, आप खुद इकोनॉमिस्ट भी हैं, बड़ी गहरी नजर आपके प्रोग्राम को मैं बड़े शौक से, बल्कि पूरा पाकिस्तान देखता है। आप मुझे बताएं कि कौन से दुनिया का मुल्क रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके अमीर बना है या अपनी इकोनॉमी ठीक की है। हमें वैल्यू एडुएशन के ऊपर जाना पड़ेगा। आज हम सेब बाजार में जाकर बेचते हैं तो 2 क्रेट जोड़ी उसको कहते हैं यहाँ बलूचिस्तान में 800-900 रुपए का। अगर उसी का हम जूस बना के बेचें या उसी का मुरब्बा बना के बेचें तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि टाइम हमारी इकोनॉमी में इजाफा हो सकता है। ये बड़ी मुफस्सिल गुफ्तगू इस पर होनी चाहिए अलाउद्दीन मरी साहब। मैं चाहता हूं कि आगे आने वाले दिनों के अंदर आप